तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 को। और 1.4 को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जो उसके अंदर कंडीशंस यूज होंगी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज यूज होगी बच्चों इसमें यूनियन। बच्चों इस यूनियन को जो यूज करेंगे हम लोग, वो किस तरीके से यूज करेंगे उसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो सपोज दैट अगर मेरे को दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और b बराबर, देखिए हर टाइप का एग्जांपल मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। b बराबर मुझको दिया है 3 4 5 और 6, ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। और अगर हमसे यहां पर ये पूछा कि a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b क्या होगा, यूनियन की जगह आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा सम्मिलन। सम्मिलन। चलिए इसके आगे देखते हैं। a बराबर वैल्यू दे रखी है, b बराबर दे रखी है और a यूनियन b यहां पर पूछा है। देखिए यूनियन का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोगों ने लासा मासा पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, तो आप लोग जब लासा यानी कि एलसीएम लेते थे तो क्या करते थे, जैसे कि आपसे बोला जाता है कि भाई 12 का और 18 का आप एलसीएम लीजिए, तो आप 12 और 18 दोनों की क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 तिया 18, इस तरीके से। तो इन दोनों में आप सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉमन वैल्यू क्या है। तो कॉमन वैल्यू क्या है, 2 है और ये 3 है। तो इन कॉमन वैल्यू को तो लिखना ही लिखना होता है, साथ ही साथ जो वैल्यू बचती है बाद में उनको भी लिखना पड़ता है। ठीक है, ये एलसीएम के लिए हम लोग इस तरीके से एलसीएम का हम लोग यूज करते हैं। बच्चों बिल्कुल यही चीज हम लोग यूनियन में यूज करें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एलसीएम है, मैं एक माइंड में सेट करने के लिए आप लोगों को ये बताने के लिए, जिससे कि आपको एक लिंक मिल जाए कि हाँ भाई हम कहां से याद रखेंगे, तो वहां से याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक सुझाव दे रहा हूं ये। ठीक है, तो a की वैल्यू b की वैल्यू ये। अब देखो एलसीएम में नॉर्मली क्या करते हैं, वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 3 और 4। उसके बाद ये यहाँ पे बचा 1 और 2, यहाँ पे बचा 5 और 6। तो 1 2 3 4, देखिए 3 4 दोनों में आ रहा है तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। और 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी इसका। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा ग्राफ से समझें तो अगर ए बराबर, जैसे मुझे कोई वैल्यू दे रखी है, ए बराबर मुझे दिया है 1 2 3 और 4, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, और बी का दिया है मुझे 3 4 5 और 6, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको, मुझे ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है इनका यूनियन। अब यूनियन किस तरीके से निकलेगा, जैसे कि ये रहा ए और ये रहा बी, मैं यहां निकाल देता हूं अलग से, इधर निकाल देता हूं। ये ए है और ये है बी, और ये जो कॉमन वैल्यू वो है जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां से ये पता चल रहा है कि ये वाला 1 और 2 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। ठीक है, ये चीज समझिए, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है ये वाला, और इसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा आपका एग्जाम में। देखिएगा ध्यान से, ये वाला स्टेप अगर समझ में आ गया ना, तो इस वाले चैप्टर में, मतलब एक्सरसाइज की नहीं कह रहा हूं, चैप्टर ही कुछ नहीं है फिर ये आपके आगे। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, ये वो वैल्यू है जो बी में इंक्लूड नहीं है। ठीक, 3 और 4 वो वैल्यू है जो ए में भी इंक्लूड है और बी में भी इंक्लूड है। ठीक, 5 और 6 वो वैल्यू है जो बी में इंक्लूड है लेकिन ए में इंक्लूड नहीं है। देखिए ए की बाउंडेशन कहां तक है, यहां तक, बी की कहां तक है, यहां तक। ठीक है, ए की बाउंडेशन यहां तक है, इससे आगे ए नहीं है और इससे आगे बी नहीं है, मतलब ये वाला बी है और ये वाला ए है।
अब अगर बताया जाए इसमें कि भाई क्या होगा ए यूनियन बी, तो मैं ए यूनियन बी ये इसको बोलूंगा, ये मैं ग्राफ कर रहा हूं, वो जगह ए यूनियन बी कहलाएगी। इस तरीके से, हालांकि इस एक्सरसाइज में अभी इसको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अभी समझा दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है, बाद में आपको ये अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो यूनियन ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा रेड मार्क जो मैंने किया ये पूरी वैल्यू बोल रही जाएगी ए यूनियन बी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ए बराबर दिया है ए बी सी और बी बराबर दिया है एक्स वाई जेड, तो बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। अब यहां पर मैं फिर से उसी चीज को बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा, वही लाता वाली वैल्यू, जैसे कि अब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो जैसे कि मान लो आपको एक दे रखा है 25 और एक दे रखा है 27, तो दोनों के फैक्टर अलग अलग बनेंगे और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोगों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका और इसका। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से यूनियन में भी हम लोग करेंगे कि जो वैल्यू ये है और वैल्यू ये है, उन सारी वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, ये वाली वैल्यू जो होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, ए यूनियन बी कहलाएगी, यानी कि इसमें भी है और इसमें भी, यानी सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी ये यूनियन होगा, अन्यथा ये यूनियन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं जरा, जैसे कि ए की वैल्यू ये रही ए बी सी, बी की वैल्यू ये रही एक्स वाई जेड, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब देखिए इनको मैं क्या करूंगा, अब मैं जैसे लास्ट वाले मैंने इस तरीके से बनाया था, है ना, इसमें नहीं बनाऊंगा, रीजन क्योंकि इनमें कोई सी भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से मैच करती हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखूंगा, अलग अलग रखने के बाद जैसे कि यहां पे रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इससे इस तरीके से बना देता हूं, इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, और ए यूनियन बी चाहिए, तो बेटा ए यूनियन बी होगा ये। अगर वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है तो सर्कल को भी आपको अंदर एंटर कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी कहलाएगी ए यूनियन बी, ठीक है। अब बच्चों जैसे ये तीन टर्म आ गए, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 5 है, सी बराबर 5 6 7 है, और अगर आपसे ये पूछा है भाई बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ज्यादा आगे निकल गया मैं 7 तक ही है ना, कहां से 1 2 3 तो 3 4 5 भी है, 5 6 7 तो 5 6 7 भी है, ये तीनों चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए ये ए को फॉलो करेगा, ये वाला ए हो गया आपका, ये वाला आपका बी हो गया और ये वाला सी हो गया, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे देखेंगे, देखिए ये अगर ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाला सी हो गया, ठीक है। अब देखिए ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 और सी में 5 6 7 है, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे आपको यही बताना था, यूनियन बताना था। अब इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने के बाद में फिर आगे जब बढ़ेंगे और कुछ चीजें आएंगी तो फिर उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको यूनियन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा दो वैल्यू दे रखी हैं, x बराबर 1 3 5 और y बराबर
1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको यूनियन बताना है। तो इसका यूनियन किस तरीके से निकलेगा, x यूनियन y, x यूनियन y। तो देखिए x की वैल्यू है 1 3 5, y की वैल्यू है 1 2 3, तो 1 दोनों में आ रहा है 1 लिखूंगा, फिर उसके बाद देखिएगा 2, तो फिर 2 लिखूंगा क्योंकि सिर्फ इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा। इसके बाद 3, देखिए मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा भी है आप 1 3 2 5 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 3 या 1 3 5 2 ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या है कि संख्याओं के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, जैसे 1 फिर 2 फिर दोनों में 3 है तो 3 लिख दिया, फिर 5 इसमें आ रहा है तो फिर एक बार 5, मतलब डबल बार आप किसी को नहीं लिखोगे, 2 बार आप किसी को नहीं लिखोगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें देखिए a बराबर आता है AEIOU, इसमें आता है ABC, तो देखिए a दोनों में आ रहा है तो a यूनियन b क्या बन जाएगा, तो a दोनों में है तो a लिख लिया, फिर b लिख लिया, फिर c लिख लिया, फिर e, फिर i, फिर o और फिर u। देखिए ये बन गया इसका यूनियन। तो काफी सिंपल है ना, इतनी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को यूनियन समझने में, ये पूरा चैप्टर ही काफी सिंपल है। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ने दे रखा है a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना, लेकिन 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज प्राकृत संख्या कौन सी होगी, पहली प्राकृत संख्या होगी। तो क्या एक प्राकृत संख्या तो है, क्या एक 3 का गुणज है, नहीं है, 2 है, नहीं, 3 है 3 का गुणज। फिर उसके बाद 4 नहीं है 3 का गुणज, 5 भी नहीं है, 6 3 का गुणज है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 12 है, और इसी प्रकार इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये चलता चला जाएगा इसी प्रकार, ठीक है, एंड सो ऑन। एक टाइप ये बन गया। उसके बाद बी में ये कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 से कम प्राकृत संख्या पूछी है। तो इसका जो यूनियन बनेगा a यूनियन b, वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो a यूनियन b क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5, पहले इनको लिख लिया मैंने, उसके बाद 3 ले चुका हूं तो 3 दोबारा नहीं लूंगा, फिर इसके बाद 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन, ठीक है, 15, इसके बाद 18, ये नोट कर लीजिएगा आपको। तो बच्चों पहले का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखिएगा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। इसके बाद x की जो कंडीशन दे रखी है कि x का जो मान है वो 1 से तो बड़ा है और लेकिन 6 के बराबर और उससे छोटा है। तो यहां पर a का मान क्या निकल कर आएगा, देखिएगा a का मान क्या आएगा, देखिए 1 से बड़ा है तो इसका मतलब 2 है, 3 4 5, और देखिएगा यहां पर लिखा है लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल का मतलब ये हो गया कि x का मान 6 से छोटा और उसके बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर हम 6 भी लेंगे। उसके बाद आता है b, तो यहां पर देखिएगा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, वही वाली कंडीशन आ गई। यहां पर क्या बोला है, x का मान 6 से बड़ा, देखिए लेस देन लगा हुआ है ना, लेस देन, तो 6 जो है वो x से कैसा है, छोटा है, और x जो है वो 10 से छोटा है, तो x का जो मान होगा वो कहां से होगा, 7 से होगा, कहां तक, 9 तक, तो 7 8 9, 10 नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि 10 से लेस देन है और 6 से कैसा है, ग्रेटर है, तो 6 से ग्रेटर मतलब 6 से बड़ा तो 7 और 10 से छोटा मतलब 9, यानी 7 से लेकर 9 तक। अब इसका अगर हम लोग यूनियन लेंगे तो लिख सकते हैं 2 3 4 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, अब कुछ भी कॉमन नहीं है मत होने तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसकी सारी वैल्यू लिख दो, इसकी सारी वैल्यू लिख दो, वही आंसर हो जाएगा, 7 8 और फिर 9, तो 7 8 एंड 9, तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है, ये हो गया इसका यूनियन बच्चों। अब इसके बाद आता है a बराबर 1 2 3 है और b बराबर कितना है, 5 है। तो बच्चों जब b बराबर 5 है, 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट होता है, नहीं होता, मैंने आपको पहले ही क्लास में आप लोगों को इसमें समझाया भी था नल सेट क्या होता है। तो अगर इसका a यूनियन b निकालना है तो एक तरीके से ये समझ लीजिएगा कि ये एक जो ये कुछ भी वैल्यू नहीं है,
ठीक है, कुछ भी। अब यूनियन निकालना है ना हमको, तो यूनियन निकालेंगे, तो अगर कभी भी यूनियन निकालते में फाई आ जाए तो उसको छोड़ दो आप, बाकी की जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, यूनियन होगा। इसका मतलब ये जब कुछ है ही नहीं तो इसको हम लोग छोड़ दे, एक तरीके से जीरो मान के चलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जीरो ले लेंगे, रिक्त समुच्चय, ब्लैंक, ब्लैंक मतलब ये वाला, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जीरो का मतलब जीरो, इसके अंदर जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये बता रहा है फाई। अगर जीरो की बात होती है तो फिर जीरो लेकर चलते ना इसकी जगह पर। तो क्या लेंगे हम लोग 1, 2 और 3, क्योंकि ये तो कोई कॉमन आएगा ही नहीं इसमें से, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या लेंगे इसमें से। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा। बच्चों आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आता है, देखिए ए बराबर हमें दे रखा है a, b, b बराबर दिया हमें a, b, c। देखिए यहां पर ये कह रहा है क्या a सबसेट होगा b का, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको देखिएगा, क्या a सबसेट होगा b का। तो आप खुद बताइए क्या a सबसेट होगा b का। देखिए सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसमें जो अवयव हैं वो अवयव इसके अंदर होने चाहिए। देखिए जैसे कि इसमें कितना आ रहा है, a, b आ रहा है, अगर इसमें भी a, b आएगा, फिर से समझ लीजिएगा, अगर इसमें भी a, b आएगा तभी a सबसेट होगा किसका, b का, तभी a b का सबसेट होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा a, b इसमें है, इसमें a भी है और b भी है, इसका मतलब ये हो गया कि a सबसेट होगा b का। तो यहां लिख लीजिएगा a b का उप समुच्चय है क्योंकि A के अवयव B में उपस्थित हैं, ठीक है। ये होगी बात पहली, तो इसको हमें पता चल गया कि A सबसेट होगा B का। अब देखिए दूसरा क्या है, A यूनियन B बताना है। तो बच्चों A यूनियन B के लिए अभी देखो A दोनों में आ रहा है तो A लिख लो, B दोनों में आ रहा है तो B भी लिख लो, C इसमें आ रहा है तो C भी लिख लो। सभी लिखना है ना, मतलब डबल टाइम नहीं लिखना कुछ, मतलब ये ऐसा नहीं है 2 बार लिखना है। फिर मैं बताता जा रहा हूं आप लोगों को बार बार, इसी एक ही चीज को बार बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसीलिए। अब बच्चों इसी तरीके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, इसमें कह रहा है यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A सबसेट है B का, तो A यूनियन B क्या है। तो बच्चों यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें और ये जो वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर हम लोग इनको मान लें कि A की कोई भी वैल्यू है और अगर A सबसेट है B का, तो A यूनियन B क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या निकल कर आया था हमारे पास, यहां पर ABC निकल कर आया था। चलिए हम लोग कोई और सी वैल्यू मानकर देख लेते हैं। अगर यहां ABC की जगह जैसे A की जगह मैं रख देता हूं 1, 5, 9 और B की जगह रखता हूं 1, 3, 5, 6, 9, 10। मतलब सबसेट है ना, तो सबसेट है तो हमको वो वैल्यू जरूर लिखनी पड़ेगी जो इसकी वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। मतलब B के अंदर A होना चाहिए, B के अंदर A है, देखो 1 भी है यहाँ पर, 5 भी है और 9 भी है। अब अगर यहां से A यूनियन B निकालते हैं तो बच्चों A यूनियन B क्या बनेगा, देखिएगा A यूनियन B बनेगा, ये वाली सारी की सारी वैल्यू बनेंगी, जैसे कि 1, 3, 5, 6, 9 और 10। तो अब आप लोगों ने ये देखा कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी आया था 1, 2, 3, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में A यूनियन B क्या है 1, 3, 5, 6, 9, 10, यानी कि हर बार जो हमको ये वाली वैल्यू मिल रही है, ये वाली यूनियन वाली, वो हमेशा कौन सी वैल्यू मिल रही है, B। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर यहां पर 1, 2, 3 था और यहां पर 1, 2 था, तो A यूनियन B क्या मिला था 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 मिला था, ये 1, 2, 3 क्या है, एक्चुअल में ये B ही तो है, ठीक है। तो यदि A सबसेट है B का, तो A यूनियन B क्या होगा, तो
ए यूनियन बी बी होगा। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, उसमें ए बी सी डी 4 वैल्यू दे रखी हैं, जिसके काफी सारे ऑप्शन है, आप लोगों को ऊपर दिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें से मैंने 2 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, एक तो ए यूनियन बी, दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि इसके अलावा जो भी है ना वो बाकी के आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, फिर भी नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ए यूनियन बी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, देखिए अगर आप लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग से देखी है तो मैं 100% गारंटी से ये वाली बात कह सकता हूं, इसके जितने भी पार्ट है वो आप लोग कर सकते हो, ये दोनों मैं बता दूंगा उसके बाद में। ठीक है, कोई कितना भी वीक स्टूडेंट है, कितना भी वीक स्टूडेंट है, वो कर सकता है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए यूनियन बी, तो ए और बी में कॉमन देखिए, सबसे पहले 1 है तो 1 लिख लेता हूं, 2 तो 2 लिख लिया, फिर 3 तो देखिए 3 दोनों में ही आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 3 आ रहा है, एक बार 3 लिख लिया। उसके बाद 4 दोनों में तो 4 लिख दिया, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद फिर 6, यही वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले ए यूनियन बी निकाल लो, ठीक है, फिर सी का यूनियन कर दो। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो डायरेक्टली आप पहले इन तीनों को लिखो, जैसे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6, फिर यूनियन, फिर सी 5 6 7 और 8। इसके बाद अब देखिएगा, सबसे पहले इसकी सारी वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब देखिए 3 4 इन दोनों में आ रहा है तो दोबारा नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 5 6 लिखूंगा, 5 और 6। ठीक है बच्चों, अगर ये देखा जाए तो ये हमारा इन दोनों का यूनियन निकल कर आ गया। अब इससे हम लोग यूनियन निकालेंगे किसका, इसका सी वाले का। तो सी वाला कितना दे रखा है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं क्या है 2 2 करके दिखा रहा हूं आपको करके। ठीक है, इसके बाद ये सारी वैल्यू और फिर ये, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब लिख ली। इसके बाद देखो 5 6 इसमें आ रहा है तो इसमें दोबारा नहीं लिखना, 7 और 8 लिख देते हैं, 7 8, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।